तुम मुझे आज तक पहले क्यों नहीं मिली, तुम कहाँ थी, ये सब। मुझे लगता है इस दुनिया की आधे से ज्यादा लड़कियों ने ये सेंटेंसेस सुने अपने पार्टनर से कि तुम जैसा कोई नहीं है, तुम जिस तरह से मुझे समझती हो आज तक मुझे कैसे नहीं समझा। बॉलीवुड में देखते हैं जैसे कि ऋतिक रोशन और सुजैन का रिलेशनशिप था, इतना लंबा रिलेशनशिप 17 साल आई थिंक, उसके बाद फिर दोनों अलग हो गए। रियल लव वो होता है जो कि शुरुआत से धीरे धीरे प्यार चलेगा, धीरे धीरे वो तुम्हें समझेगा, तुम्हें बताएगा या तुम उसे बताओगे कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। या हम ये कहें कि हस्बैंड को साल में कितनी बार अपनी वाइफ को पैम्पर करना चाहिए, वाइफ को अपने हस्बैंड को कितनी बार पैम्पर करना चाहिए। पर मैं वो अपने पापा के प्यार के लिए तरसी है, तो सेम चीज उसे अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भी ढूंढा। उसने क्या करा कि उसका बॉयफ्रेंड बीच बीच में उससे अच्छे से बात करता है, फिर गायब हो जाता है, फिर 2 दिन बाद दोबारा से अच्छे से बात करेगा, फिर गायब हो जाएगा। तो उसे लगता था ये सेम प्यार है। रणवीर ने ये पूछा था कि रिलेशनशिप को लेकर क्या मानना है, तो पलक ने तुरंत कहा था कि ये कोई बड़ी चीज नहीं होती शादी करना। या कई बार ऐसा होता है हम चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी गुजर रहे होते हैं बहुत से लोग, बट बता नहीं पाते हैं। वो परेशानी गुस्सा बन के, एंजाइटी बन के थोड़ा थोड़ा करके निकलती रहती है और रिलेशनशिप को खराब करती है। हम लोग एक ही एटमॉस्फेयर में एक ही रूटीन के साथ रह रहे हैं तो थोड़ी पर्सनल इरिटेशन भी क्रिएट हो जाती है कि क्या मैं तो डेली सुबह उठती काम करती हूँ, फिर हस्बैंड भी बोलता है मैं डेली सुबह उठती ऑफिस चला जाता हूँ। तो इसे अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना बहुत जरूरी है। इसे ब्रेकअप होता है, हम बोलते हैं हमारा दिल टूट रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। वो एक्चुअल में हमारा ब्रेन वो केमिकल रिलीज करता है कि जब हमें कोई रियलिटी में मारता है तो हमें जो फिजिकल पेन होता है वो सेम केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में ब्रेकअप के बाद। अच्छा लगता है क्योंकि हम कभी कभी मिलते हैं एंड आफ्टर मैरिज हम 24 घंटे भी 48 घंटे के समान होते हैं। उस वक्त में आप एक दूसरे को समझ रहे हो, तब जाकर ये लगता है कि यार इसकी तो ये भी प्रॉब्लम है, ये पहले तो मुझे पता ही नहीं था। इतने टाइम में हमें पता चल जाएगा कि हम ये इंसान को हम जान पाएंगे। तो कोई भी इंसान को आप कभी भी नहीं जान सकते हो 100%। हेलो एंड वेलकम इन STS, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज एक और गुप्ता मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठी हुई हैं जिन्हें 5 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है लोगों के दिमाग को पढ़ने का। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप इतने शॉर्ट टर्म हो गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, हम रिलेशनशिप की वैल्यूज़ क्यों भूलते जा रहे हैं, हमारा दिमाग किस ओर जा रहा है, हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और रिलेशनशिप के बॉन्ड को कैसे बेहतर किया जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत ही अच्छी मनोवैज्ञानिक रिमझिम गुप्ता। चलिए उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है रिमझिम, कैसे हो आप? हेलो, मैं हूँ रिमझिम गुप्ता एंड मैं कपल एंड फैमिली थेरेपिस्ट हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्यार, या फिर ये बोल सकते हैं कि प्यार की नौटंकियां या फिर प्यार के ड्रामे। सो आज मतलब कि लोगों को प्यार में इतना बेचैनी कई बार क्यों फील होता है, कई बार इतना बटरफ्लाइज जैसा क्यों फील होता है, कई बार एंजाइटी होती है, कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो क्लाउड 9 पे हूँ। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स, जितने भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग ऑप्शंस चल रहे हैं उन सबको आज हम लोग जानेंगे और हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि रिलेशनशिप में जैसे कि मैंने कहा कि इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो गए हैं, हर कोई चाहता है बहुत कुछ मिले, लेकिन उस बहुत कुछ के लिए कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या रीज़न है? हमारा दिमाग इस तरह से सोचने लग गया है या हमारी परवरिश इस तरह से हो रही है? किसको ब्लेम करेंगे हम? यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को ब्लेम करूंगी, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमारे पास इतने अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं हर एक चीज के लिए। आजकल एक टिंडर, बम्बल, डेटिंग एप्स इतने ज्यादा हो गए, एक स्वाइप में हमें लगता है हर स्वाइप के बाद इससे बेटर कुछ मिलेगा, शायद इससे बेटर कुछ मिलेगा। तो इसलिए अगर जब हम रिश्ता किसी से बनाते हैं 10 दिन का, 2 दिन का, उसमें हमें लगता है कि इससे बेटर मैं डिजर्व कर सकता हूँ। फिर दूसरा, रील्स जो हमारे इंस्टाग्राम पे वो ये इतना बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए, ग्रैंड जेस्चर सेट कर दिया है, हमें लगता है कि हमारे वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इससे बेटर मैं डिजर्व करती हूँ। एंड इसी चीज को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस साइकोलॉजी में। बिकॉज जब हम लोग, फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम लोग 200 चिप्स के पैकेट देखेंगे और बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते सब है बट लेके कुछ नहीं आता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हमारे दिमाग को लगता है कि शायद ये वाला चिप्स का पैकेट बेटर है या फिर ये वाला। तो सेम चीज हमारा दिमाग रिलेशनशिप में आजकल कर रहा है, बिकॉज इट्स अनलिमिटेड ऑफ चॉइसेस, अनलिमिटेड ऑफ ऑप्शंस। मेरे अकॉर्डिंग मैं सिर्फ ऑप्शंस को ब्लेम करना चाहती हूँ। ओके, तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम ज्यादा कंफ्यूज रहने लगे हैं और बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने लगे हैं रिलेशनशिप के लिए। जैसे कि हम देखते हैं यूथ को स्पेशली, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं आज, और जो कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, वहाँ
क्योंकि पहले के टाइम में हम देखते थे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ना बाउंड कर देते थे बच्चों को कि भाई ज्यादा लड़कियों से बात नहीं करनी, ज्यादा लड़कों से बात नहीं करनी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि भाई खुल के दोस्ती करो, लाइफ सेट करो अपनी। राइट। तो क्या ये फ्रीडम कहीं ना कहीं लोगों के लिए और बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन रहा है, जिसकी वजह से उनकी थॉट्स ऑफ, क्योंकि उनका थॉट इस तरह से तैयार है ना कि कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई हमें डांटेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, तो कुछ भी करो। राइट, बिकॉज आजकल जो पेरेंट्स का थोड़ा, आई विल नॉट ब्लेम पेरेंट्स को डायरेक्टली कि सब कुछ, बिकॉज पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंग बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत वो सब कुछ, बिकॉज पहले के रिलेशनशिप पेरेंट्स और चाइल्ड का ये हुआ करता था कि बच्चे छुपाते थे, झूठ बोलते थे, तो इसलिए पेरेंट्स उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। बट आज के टाइम में पेरेंट्स जितना बच्चों को फ्रीडम दे रहे हैं उतना ही बच्चे और चीजें न्यू कर रहे हैं, न्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स बिकॉज हम लोग उन्हें चॉइसेस दे रहे हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस दे रहे हैं, बट साथ में हम उन्हें माइंडफुलनेस होना नहीं सिखा रहे हैं कि अपने डिसीजन को लेके कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना नहीं सिखा रहे हैं। हम उन्हें अच्छे अच्छे मॉल्स में लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के सामान दिला देंगे, बट वी विल नॉट टेल देम कि इसके पीछे कितना वैल्यू है, इसके पीछे कैसे ट्रीट करना है। सो जो पेरेंट्स आजकल जब अपने बच्चों को बोलते हैं कि ओपनली, ठीक है, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, एंड बट इवेंचुअली बहुत बार आजकल ये सुनने में आता है कि पेरेंट्स रेडी थे बट उसने मुझे चीट कर दिया। ये वाला जो चीज आता है ये इसलिए आता है बिकॉज हमारे पेरेंट्स एक चीज वहां पे भूल जाते हैं, ये बताना कि कांस्टेंट एफर्ट करना एक चीज अच्छी है बुरी है उसके साथ रहना, फिर भी उस चीज को फिक्स करना और अपने डिसीजन को माइंडफुली एक्ट करना। तो ये चीज अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग में इन्वॉल्व करें तो आई थिंक कि बहुत सारे रिलेशनशिप सेफ हो सकते हैं, एंड बच्चे इतना ऑप्शंस एक्सप्लोर ना करें। अगर उन्हें बताया जाए कि लाइक उनके पास जो है उसमें अगर दे कैन ट्राई देयर बेस्ट एडजस्ट करने का, कॉम्प्रोमाइज करने का, बट एक लिमिट तक। राइट जैसे आपने एडजस्टमेंट की बात की है, और स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि बहुत एक समय था 90s की अगर मैं बात करूं जहां मेरी पैदाइश रही है, तो उस समय पेरेंट्स सबसे पहले ये सिखाते थे कि एडजस्ट करना आना चाहिए लाइफ में। हमने उनको देखा एडजस्ट करते हुए लाइफ में, और खुद भी सीखा कि रिलेशनशिप तभी लंबे चलते हैं जब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी बेटियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, इतने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे में फिर एक लड़की को हम एडजस्टमेंट करने का थॉट कैसे उसके अंदर डाल सकते हैं? फिर तो हमें उससे कहना पड़ेगा ना कि भाई अब मत करियो एडजस्टमेंट। एग्जैक्टली। तो ये थॉट फिर हम कैसे, किसको माने, वो सही है कि ये सही है? क्योंकि अगर ये मानेंगे तो रिलेशनशिप कमजोर हो रहे हैं, और रिलेशनशिप को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हम कहीं ना कहीं अपनी बेटी या अपने बेटे के दिमाग में ये थॉट गलत डाल रहे हैं कि भाई तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट, सो एडजस्टमेंट से बेटर वर्ड मैं चूज करूंगी ना कि जब हम लोग साथ में कंपैटिबल होते हैं, साथ में कोई भी एक डिसीजन अगर हम लोग ले रहे हैं एज अ पार्टनर, तो हम एक मिडिल ग्राउंड हमेशा हमें ढूंढना चाहिए कि लाइक यू नो क्या मिडिल ग्राउंड हो सकता है। अगर फॉर एन एग्जांपल कि मुझे पार्टी करने का मन है और मेरे पार्टनर को पार्टी करने का नहीं मन है, तो लेट्स गो फॉर अ मिडिल ग्राउंड, हम लोग डिनर डेट पे चलते हैं, ओके है ना। बिकॉज वहां पे एडजस्टमेंट नहीं होता है, वहां पे क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली दोनों पार्टनर्स एफर्ट पुट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। एडजस्टमेंट तब होता है कि जब पार्टनर बाहर जा रहा है, एक पार्टनर घूम रहा है और दूसरा पार्टनर सिर्फ घर पे बैठ के खाना बना रहा है, एडजस्टमेंट तब होता है। तो वो आज के टाइम में अगर हम लोग उस चीज को भी अगर नॉर्मल करें कि ठीक है, अगर मैं बाहर पार्टी करके भी आ रहा है मेरा पार्टनर और मैं घर पे खाना बना रहा है दूसरा वाला, तो वो आके उसकी हेल्प कर दे, एटलीस्ट टेबल सेट कर दे, तो वो एडजस्टमेंट भी फिर एफर्ट की तरह लगता है कि ठीक है एटलीस्ट मेरी हेल्प करी। तो आजकल लोगों को, यूथ को, अपनी फैमिलीज को, और जो पेरेंट्स हैं, जितने भी आजकल लोग रिलेशनशिप में हैं, आई विल सजेस्ट देम कि जितना हम लोग कॉन्स्टेंटली एक चीज पे एफर्ट्स डालते हैं, ये तो हमारे बड़े लोग भी बोलते हैं, बड़े बूढ़े लोग भी बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हर रिश्ता भी हमारा ऐसे ही होता है कि जब एक एक बूंद का एफर्ट में कोई भी रिश्ते में डालता है तो वो अच्छा होता है। तो इसलिए एडजस्टमेंट से ज्यादा बेटर होता है कि हम कांस्टेंट एफर्ट्स डाल रहे हैं कि नहीं अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। सो व्हाट यू से कि आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके पास जो केसेस आते हैं उनके यहाँ पे आप क्या कहोगे? अटैचमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, या एक कहते हैं अफेक्शन हो जाता है वो ज्यादा देखने को मिलता है आपको, या ये सिर्फ एक एडिक्शन बन के रह गया है कि ठीक है कुछ टाइम रिलेशनशिप में रहे अब ब्रेक चाहिए? तो ये जो आपने 3 वर्ड्स भारी भारी बोले हैं, प्यार, एडिक्शन एंड लव, अफेक्शन। सो प्यार क्या होता है? प्यार इट्स लाइक कि ना तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ, राइट। तुम मेरे साथ हो या नहीं हो मैं खुश हूँ। लेकिन वो तो बहुत टाइम पहले की थॉट थी ना, आज के टाइम में तो ये बचा ही नहीं है।
आज के टाइम में क्योंकि ये वाला प्यार वाला सिस्टम खत्म हो गया, आज के टाइम में सिर्फ 2 चीजें बची है, एक बचा है अटैचमेंट और दूसरा बचा है एंग्शियस अटैचमेंट। इसमें अटैचमेंट में ये है कि तुम मेरे साथ हो तो ही मुझे अच्छा लग रहा है, तो ही, अगर तुम मुझसे दूर हो तो मुझे मेरी एनर्जी ड्रेन फील हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, ओ तुम किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो। वो प्यार नहीं है, वो बस एक अटैचमेंट हो गया है मुझे एक इंसान के साथ, क्योंकि मुझे उस टाइम जब मैं उस इंसान के साथ हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ हंसना, खाना खाना, खेलना, सब कुछ अच्छा लग रहा है। बट जब वो दूर चला गया तो मुझे डर है कि वो किसी और के साथ ढूंढ लेगा या उसे कोई और बेटर मिल जाएगा। सो ये अटैचमेंट है, क्योंकि जब प्यार होता है तब वहां पे ये होता है कि वो कहीं भी चला जाए वो मेरे पास आएगा, वो मुझसे बात करेगा। तो ये डिफरेंस हमें बहुत समझना जरूरी है। एंड दूसरा डिफरेंस आता है कि अवॉइडेंट अटैचमेंट। अवॉइडेंट अटैचमेंट इसमें यह है कि तुम मुझे प्यार करो, मैं बाउंड्री बना के रखूंगा, मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं करूंगा, जो कि आजकल मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है कि उतने एफर्ट्स नहीं डालते, मुझे प्यार तो करते हैं बट उतना बोल नहीं पाते हैं मुझसे। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है हर वाइफ ये बात ही बोलती होगी कि करते तो हैं लेकिन, या हस्बैंड कहते हैं करता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। तो उसे हम बोलते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट, कि मतलब इसमें ये होता है कि तुम मुझे प्यार करो बट मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं। और ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान ने बचपन में जैसा प्यार देखा है अपने माँ बाप का, अपने आसपास का, वो वैसा ही अपने पार्टनर को देगा, वैसे ही चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। तो आजकल प्यार से ज्यादा अटैचमेंट और अवॉइडेंट अटैचमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं केसेस लेके कि ये हो गया है। एक मेरे पास केस आया था, उन्होंने मुझे बताया कि 11 साल हो गए उनको ऑन पेपर शादी को हुए हैं एंड उन लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड इज लाइक कि पहले हम लोग बहुत लड़ते थे बट अब नहीं लड़ते हैं। अच्छा। तो उनको ऐसा लगा कि अब नहीं लड़ते हैं, अब समझने लगे हैं। तो वो जो उनका साइलेंट था, वो उन्होंने सोचा कि हमारी पावर हो गई है। बट जब मैंने उनसे बातें की और रिलेशनशिप के बारे में, तो मुझे जितना उनके को जाना, मुझे पता चला कि जब उनकी स्टार्टिंग में लड़ाइयाँ होती थी तो दैट इज द ओनली इमोशनल रिस्पॉन्स जो वो एक दूसरे के टूवर्ड शो करते थे कि मुझे तुम्हारी चीजों से फर्क पड़ता है। लड़के, अगर उन्हें गुस्सा आता था, उन्हें प्यार आता था, कुछ भी होता था, वो चिल्लाते थे, एक दूसरे के ऊपर लड़ते थे, जेलसी हो रही है, लड़ते थे, चिल्लाते थे। तो उनका इंटीमेसी, जो इमोशनल इंटीमेसी हम बोलते हैं, वो सिर्फ फाइट फैक्टर था। एंड विद टाइम जब हम लोग 11 साल तक साथ थे तो हमें पता, हर इंसान को शांति चाहिए, हर इंसान को पीस चाहिए। तो म्यूचुअली उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें एक दूसरे की बात कुछ भी अफेक्ट करेगी तो हम चुप हो जाएंगे, हम साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे एक दूसरे को, हम लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सामने वाला नहीं समझेगा। पता है, हमें पहले ही पता है। हाँ, तो इसलिए अब उनकी लड़ाई नहीं होती है, इसलिए वो लोग हैप्पी है। बट वो साइलेंस उनके लिए ग्रीफ बन गया है, वो उनकी पावर नहीं है, वो ग्रीफ बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ये तो समझेगा ही नहीं, मैं बोलूंगी तो लड़ाई होगी, तो बेटर है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम करो, जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। सो बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है बाहर से अंदर से भी कि सही चल रहा है, बट जब हम एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये चीज गड़बड़ है यहाँ पे। और मैं ऐसे ही, मेरा एक साइट भी है माय माइंड ऑरा, उस पर मैं पर्सनल फ्री सेशंस भी देती हूँ। जो मेरे पास संडे को फ्री क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं फ्री सेशन देती हूँ कपल के लिए। एंड रेस्ट ऑफ द सेशंस मेरे होते हैं जिनको मैं 1-on-1 खुद अटेंड करती हूँ, जो कि मेरे कपल्स वाले होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप अंदर से परफेक्ट है और बाहर से भी परफेक्ट है, तो एक बार जरूर किसी ना किसी थेरेपिस्ट से मिलें और उससे बातें करें अपने दिल की, और वो आपको बताएगा कि कहाँ जिस चीज को आप समझ रहे हो कि साइलेंस मेरे लिए पावर है हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि हम लड़ते नहीं हैं, एक्चुअल में वो आपके रिलेशनशिप को तोड़ने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। लेकिन ये कैसे समझेगा कोई भी कपल कि भाई मुझे थेरेपिस्ट से मिलने जाना चाहिए? इंट्यूशन जो अंदर से आ रहे हैं उसको समझना चाहिए, या जिस चीज को वो दबाकर बैठा हुआ है उसको समझने की जरूरत है? क्योंकि आपने कहा कि हमें बाहर से तो लगता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये अंदर से पता होता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, राइट, है ना? तो ऐसे में थेरेपिस्ट से मिलने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर हम ये देखें कि बहुत से लोग प्यार करते हैं लेकिन शायद वो प्यार होता नहीं है। अगर हम उसको ये कहें कि वो एक ऑब्सेशन टाइप का है, तो वो कैसे पता चलेगा? आजकल ये बहुत चल रहा है लव बॉम्बिंग जिसे हम बोलते हैं। तो जिसमें ऑब्सेशन वाला प्यार जो आप जैसे आपने बोला कि ऑब्सेशन वाला प्यार है, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग के महीने में, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में बहुत सारे गिफ्ट्स, तुम परफेक्ट हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम मुझे आज तक पहले क्यों नहीं मिली, तुम कहाँ थी, ये सब मुझे लगता है
इस दुनिया की आधे से ज्यादा लड़कियों ने ये सेंटेंसेस सुने अपने पार्टनर से कि तुम जैसा कोई नहीं है, तुम जिस तरह से मुझे समझती हो आज तक मुझे कैसे नहीं समझा। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने रो पाता हूँ, मैं तुम्हारे सामने चिल्ला पाता हूँ, पर इन रियलिटी वो नहीं है। इन रियलिटी ये होता है, हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जब हम लोग कोकेन करते हैं। तो कोकेन से हमारी बॉडी में हाई फील होता है बहुत ज्यादा हम लोगों को। सेम केमिकल रिलीज होता है जब हम किसी नए बंदे से प्यार करते हैं या उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं। अच्छा। जो केमिकल कोकेन के टाइम पे रिलीज होता है वही केमिकल रिलीज होता है, एंड उस पॉइंट पे हमें उस इंसान की हर गंदी चीजें, हर टॉक्सिक चीजें भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है, क्योंकि वो केमिकल की रिलीज की वजह से। ठीक है, एंड जब वो केमिकल का रिलीज धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है 1 साल तक, 1 साल के बाद वो केमिकल रिलीज होना बंद हो जाता है। अच्छा। उसके बाद हमें लगता है यार अब तू बदल गया, अब तो तेरे अंदर पहले जैसी वाली बातें नहीं रही, अब तो मेरा गुस्सा पहले जैसे नहीं देखता, अब तो मुझे पहले जैसे नहीं मनाता, क्योंकि जो केमिकल का हाई और लो था बॉडी में वो तो खत्म हो गया और असली प्यार अब शुरू हुआ है। अब पता चलेगा कि तुम्हारे गुस्से को हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो सब कुछ अच्छा था, सब बटरफ्लाई था पेट में, अब नहीं है। तो इसलिए बहुत रिलेशनशिप 1 साल के बाद 2 साल के बाद टूट जाते हैं, क्योंकि जब तक उनका वो केमिकल वाला फेज हाई एंड लो रहता है तब तक सब कुछ अच्छा है। जैसी वो गया वैसी वो रिलेशनशिप गए वापस। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब कोई स्टार्टिंग में हमें ओवर प्यार दिखाए, लव बॉम्बिंग करे, तो समझ जाओ ये सिर्फ 1-2 साल का प्यार है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि अब तो मुझे समझती नहीं है, अब हमें वो वाली बात नहीं रही है, यू डिजर्व समवन बेटर नाउ। बट आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि हम जैसे कि देखते हैं, हम रील्स पे भी देखते हैं, शॉर्ट्स में देखते हैं कि इतने अच्छे अच्छे तरीके हो गए हैं अब आजकल के। उन्हें देख के नहीं, बात ये लगता है कि आजकल के लड़के देखो कितना अच्छा पैम्पर करते हैं अपने पार्टनर को और बीवियां। जैसे कि आपने कहा ना कि हम जब देख रहे होते हैं, ऑप्शंस आते हैं तो हम कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम अपने वाले से कहना शुरू करते हैं यार तुम कुछ तो किया करो। कहाँ होते हैं ऐसे लड़के इस दुनिया में जो हमें नहीं मिले? मुझे ऐसा लगता है बहुत सी महिलाएं इस बात को रिलेट करेंगी। तो जो बहुत पैम्पर कर रहा है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से इसका मतलब है कि वो उतना बढ़िया वाला प्यार नहीं करेगा लाइफ में? या वो लव बॉम्बिंग है, वो लव बॉम्बिंग है जो आपको पहले ही आपको 1 साल के अंदर जिसने आपको शनैल का, गुची का, पराडा का बैग दे दिया और फिर 1 साल के बाद वो बोलेगा तुम्हारे खर्चे बहुत है, तुम तो बहुत डिमांडिंग हो, क्योंकि वो केमिकल का हाई और लो था। रियल लव वो होता है जो कि शुरुआत से धीरे धीरे प्यार चलेगा, धीरे धीरे वो तुम्हें समझेगा, तुम्हें बताएगा या तुम उसे बताओगे कि मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, या फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो प्यार लॉन्ग टर्म चलेगा, जिसमें तुम लोगों, जिसमें साल में भले 1 बार गिफ्ट मिल रहा है, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें बिना हर एक दिन वो गिफ्ट जैसा लगता है, विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विदाउट एक्स्ट्रा की केक भिजवाना, बलून्स करवाना, जो आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग है कि कार में बलून्स लेके जा रहे हैं, वो सब कुछ टाइम के लिए होता है। ओके, तो ऐसे में तो हस्बैंड बड़े खुश हो रहे होंगे ये बात सुन के कि भाई देखो, अगर मैं नहीं करता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और जरूरी नहीं कि वो इतना, लेकिन रिलेशनशिप में पैम्पर करना भी बहुत जरूरी है एक दूसरे को। तो उसका क्या लेवल होना चाहिए और हमें अपने माइंड को किस तरह से सेट रखना चाहिए कि भाई अगर एक बंदा, या हम ये कहें कि हस्बैंड को साल में कितनी बार अपनी वाइफ को पैम्पर करना चाहिए, या वाइफ को अपने हस्बैंड को कितनी बार पैम्पर करना चाहिए? मैं इसका आंसर बोलूंगी कि हर दिन, हर सेकंड, हर टाइम, क्योंकि प्यार, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो प्यार भी वही है, अगर मैं जितना बूंद बूंद पार्टनर एक दूसरे को देंगे उतना उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा। जितना अगर गुस्सा आ रहा है, लड़ाई हो रही है, उसके बाद हम कैसे रिपेयर कर रहे हैं, कैसे उस चीज से कवर अप कर रहे हैं, कैसे वो फाइट सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर हम लड़ रहे हैं तो दोनों साइड से दोनों पार्टनर चिल्ला रहे हैं, या बीच में कोई एक पार्टनर ट्राई कर रहा है थोड़ा सा एक बीच में जोक क्रैक करने का, या चलो आके साइड हक कर दिया, तो वो भी फाइट में दिखता है कि ये एक्चुअल में गुस्सा है पर फिर भी हंसने का ट्राई कर रहा है, जोक कर रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें रिलेशनशिप में बहुत मैटर करती है, जो कि कॉन्स्टेंटली, जैसे आपने बोला ना कि कितना पैम्पर करना चाहिए, तो ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स हम करते हैं, फाइट के बीच में हक कर दिया, या फिर सुबह को जा रहे हैं तो सुबह को जाने से पहले प्यार से बाय बोल दिया और बोला आज मैं शाम को जल्दी आऊंगा, तो वो भी पैम्पर्डनेस होती है। पैम्पर्डनेस सिर्फ ये नहीं है कि एक दूसरे को, जो आजकल रील्स में दिखा रहे हैं कि गोदी में उठा लिया, पार्क में लेके चले गए, दुबई ट्रिप, वो पैम्पर्डनेस नहीं है, वो एक हाई है, हाई और लो है केमिकल का। पैम्पर्डनेस वो है जो आप
एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, हर एक छोटी छोटी चीजों में छोटी भी ध्यान चीजों रख रहे हो। छोटी छोटी चीजों में भी गुस्साओं पर आपको पता है कि अगर आपके पार्टनर की मीटिंग है तो आप उसे ऑल द बेस्ट बोल रहे हो इस मीटिंग के लिए, ये नहीं कि आज हमारी लड़ाई हो गई तो तुम्हारी मीटिंग भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो प्यार नहीं है, वो पैम्पर्डनेस नहीं है कि हाँ मैं संडे को फिर तुम्हें मूवी दिखा दूंगा, क्या फायदा होगा उस मूवी का। तो इस छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, राइट? तभी हम मन भी करता है एफर्ट्स लगाने का, एग्जैक्टली है ना? आपका मन करेगा कि भाई ये मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है या रखती है, तो अभी हम और एफर्ट्स करेंगे अपने पार्टनर को खुश रखने का या अपने रिलेशनशिप को लंबा ले जाने का। साथ ही जैसे कि रिंजम हम देखते हैं कि रिलेशनशिप, मैंने कहा कि लिव इन में भी रहते हैं लोग और उसके बाद भी उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे छोटे छोटे, बट ये जो ब्रेकअप्स हैं इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में एक वर्ड रेड फ्लैग जो कि आ रहा है, जो लोग इग्नोर करते हैं लेकिन बाद में वही लाइफ को खराब कर देता है। तो ये क्या है ये रेड फ्लैग और हमें कैसे ध्यान देना चाहिए? रेड फ्लैग वो होता है कि जो आपको बहुत बार, कई बार हमने फाइट्स में सुना होगा, ऐसा नहीं था यार, तुझे लग रहा था, मैं वहीं था। ये बहुत बार फाइट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में हमने ये चीजें सुनी है पार्टनर को बोलते हुए, ऐसा नहीं था, तुझे गलत लग रहा है, तू ज्यादा सोच रही है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें रेड फ्लैग होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि फाइट में आप किस तरह बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, किस तरह ट्रीट कर रहे हो, कैसे रख रहे हो, तो ये सब चीजें रेड फ्लैग होती है। रेड फ्लैग आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ और दिखाया हुआ है, बट इन रियल लाइफ रेड फ्लैग यही है कि अगर, जो मैं बोलूंगी, अगर आपको किसी भी इंसान में गुड या ग्रीन फ्लैग देखने हैं, रेड फ्लैग देखना है, उसके 5 चीजें हैं कि पहला ग्रीन फ्लैग ये देख सकते हो किसी भी इंसान में कि जब कोई उसके पास सीरियस सिचुएशन आ रही है और वो कैसे उस चीज को डील कर रहा है, पैनिक हो रहा है या कामली डील कर रहा है। अगर वो पैनिक होकर डील कर रहा है तो आपके रिलेशनशिप में भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी उसमें भी वो सेम रिएक्ट करेगा, गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, पैनिक करेगा। अगर वो नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में भी पैनिक नहीं होता है, जब उसके पास बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सेम चीज वो अपने रिलेशनशिप में करेगा। दूसरा ये होता है कि अगर पार्टनर अपने पेरेंट्स से कैसे बात करता है, चाहे इसमें गर्ल हो चाहे इसमें बॉय हो, बिकॉज वो हमारे पहले सोर्स होते हैं प्यार के, वो हमारा पहला सोर्स है जिन्होंने हमें सब कुछ, सारी अटैचमेंट स्टाइल, सारा पैटर्न, हमें सारा बिहेवियर सब कुछ वहां से सीखा है। तो अगर जो भी पार्टनर अपनी मम्मी से या फादर से जिस भी टोन में बात करेगा, वो वही टोन आपके सामने भी मेंटेन करेगा आफ्टर अ वाइल। अगर वो अपनी मम्मी के ऊपर चिल्लाता है, अपनी मम्मी से बदतमीजी करता है, तो वो आपसे भी बदतमीजी करेगा क्योंकि उसने वो देखा है, उसने वैसे ही बचपन से जिया है, उसने अपने पापा को भी देखा बचपन में और उसने सेम बड़े होके खुद भी किया अपनी मम्मी के साथ, और सेम चीज वो अपनी पार्टनर के साथ करेगा। तो मतलब बेसिकली जो बच्चा देख रहा है बचपन से वही, जैसे कि कहते हैं कि परवरिश बच्चे की जो हो रही होती है वो उसे सिखाना नहीं होता है, बल्कि वो जो देख रहा होता है एग्जैक्टली अपने आसपास की चीजों को, वो उसके पूरे चरित्र को गढ़ रहा होता है कि वो व्यक्ति कैसा बनेगा आगे जाकर या उसकी रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है ना, कि आप अगर अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो तो आज आपको अपना रिलेशनशिप बेटर करना पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें रणवीर अलावादिया और पलक तिवारी आपस में बात कर रहे थे, और रणवीर ने ये पूछा था कि रिलेशनशिप को लेकर क्या मानना है, तो पलक ने तुरंत कहा था कि नहीं, मुझे शादी में कोई बिलीव नहीं है। और क्यों नहीं है बिलीव? क्योंकि मैंने अपने आसपास इस तरह के रिलेशनशिप देखे ही नहीं कि शादी के बाद लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होता है, कुछ हैपनिंग होता है, कि ये कोई बड़ी चीज नहीं होती शादी करना। तो ये जो थॉट है ये सिर्फ उसके ही दिमाग में नहीं है, तो इसका रीजन कौन है? फिर पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है ना जिम्मेदारी। बिल्कुल सही कि आप गढ़ ही ऐसे रहे हो सिचुएशन कि बच्चा आगे कैसे जाएगा या फिर वो उसकी साइकोलॉजी किस तरह की रहती है, ऐसे में बच्चे को हम कैसे तैयार करें? बच्चे को हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं, देखो जब बच्चा होता है ना, मैं एक बहुत अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो बच्चे का दिमाग एक कच्चा घड़े जैसा होता है, जिसको आप वो सब कुछ देखते हैं अपने आसपास। कोई भी हम लोगों के पास बच्चा आएगा, हम सबसे पहले उसकी चाइल्ड की केस हिस्ट्री लेते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं, हम बचपन का जानते हैं कि बचपन में कैसे एनवायरनमेंट में था, इसके पेरेंट्स कैसे थे, कैसे नहीं थे। अगर बचपन में देखा कि मेरे उस बच्चे के पेरेंट्स हमेशा लड़ते झगड़ते रहे, फिजिकल अब्यूज नॉर्मल था, तो सेम चीज वो आगे जाके अपने पार्टनर में ढूंढेगा। अगर किसी के पेरेंट्स उससे
किसी फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो लड़की थी, उसके पापा उसे बचपन में उतना प्यार नहीं करते थे। तो जब वो बड़ी हुई तो उसे ऐसा लगा कि जब उसका बॉयफ्रेंड बना, ब्रेकअप हुआ उसका, तो उसने मुझे बोला कि वो मुझे बहुत प्यार करता था और सब कुछ मुझे करता था, बट मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे उसके जैसा नहीं मिलेगा कोई और दोबारा। उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि बचपन में जब वो अपने पापा के प्यार के लिए तरसी है, उसके पापा के लिए वो करती थी, उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो उसके पापा उसे चॉकलेट्स ला के देते थे। तो सेम चीज उसे अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भी ढूंढा। उसने क्या करा कि उसका बॉयफ्रेंड बीच बीच में उससे अच्छे से बात करता है, फिर गायब हो जाता है, फिर 2 दिन बाद दोबारा से अच्छे से बात करेगा, फिर गायब हो जाएगा। तो उसे लगता था ये सेम प्यार है। अक्सर जब लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो लोग फेमिलियर प्यार ढूंढते हैं। तो जो इसलिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा आती है कि अपने बच्चों को आप कैसे एटमॉस्फेयर में रख रहे हो, कैसा ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज जैसा ट्रीट करोगे वैसा वो बड़े होकर उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बच्चे को खुद भी रियलाइज नहीं होगा, खुद भी नहीं पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि बचपन में उसने ऐसा देखा है और ऐसा हुआ है उसके साथ, तो उसे लगता है ये चीज नॉर्मल है, यही प्यार होता है। लेकिन जिसके साथ हुआ नहीं है और उसकी साइकोलॉजी ही ऐसी तैयार हो गई है, तब फिर आप क्या ट्रीट करोगे? उस व्यक्ति को किस तरह से बनाया जा सकता है ताकि वो रिलेशनशिप में बिलीव करने लगे? देखो, इसके लिए क्या होता है ना, इसके 4 टाइप के डिफरेंट अटैचमेंट स्टाइल होते हैं साइकोलॉजी में, जिसमें कि एक होता है सेफ एंड सिक्योर अटैचमेंट, कि जिसमें जिन्होंने बचपन में सेफ प्यार देखा अपने मम्मी पापा का, जिनको पता है कि हर चीज गुस्से से नहीं सॉल्व की जा सकती है, कुछ चीज प्यार से बैठ के सॉल्व की जा सकती है। दूसरा वाला आता है कि जहाँ पे सिर्फ जिन्होंने अपने मम्मी पापा को सिर्फ लड़ते झगड़ते देखा है और सेपरेशन देखा है, तो उन्हें लगता है कि यही प्यार है, एक पॉइंट तक ट्राई करो, उसके बाद नहीं हो रहा है तो अलग हो जाओ। ठीक है, तो ये सारी साइकोलॉजी बच्चे की उसके मम्मी पापा के अटैचमेंट स्टाइल पे ही बिलीव करती है। जैसे कि अगर किसी का मम्मी पापा का एटमॉस्फेयर बहुत सेफ है, सिक्योर है, फ्रेंडली है, तो बच्चा ज्यादा ओपन अप होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा वो अपनी बॉडी में, और ज्यादा अच्छा लाइफ में अचीव कर पाएगा। जैसे कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा सुनते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसे बच्चे अपने फ्रेंड्स के सामने जाके स्मार्ट बनने का ट्राई करते हैं, बट इन रियलिटी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। और वो एक्चुअल में बहुत बार, अगर हम लोग रिसर्च भी हम लोगों ने बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट ने किया हुआ है, तो रिसर्च ने भी ये शो किया है कि लाइक ऐसे बच्चे जिनको कॉन्स्टेंटली बोला गया है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बड़ा भाई इतना इंटेलिजेंट है, तुम्हारी छोटी बहन इंटेलिजेंट है, तुम ही बुद्धू हो, तो वो एक्चुअल में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत लो रहा है उन बच्चों से जिनको अच्छा और हैप्पी सेफ एटमॉस्फेयर मिला है, जहाँ पे उनकी गलतियों पे उनको प्यार से समझाया गया। तो बहुत जरूरी मैटर करता है कि एक माँ बाप और बच्चे का रिलेशनशिप कैसा है, बिकॉज वही बच्चा बड़े होके एक यूथ बनता है और फिर बाद में वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप या फैमिली बनाने का ट्राई करता है। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। मान लीजिए इस तरह की फेज से निकलकर ही कोई पार्टनर आया हो और सपोज टू बी वो आपका हस्बैंड है या सपोज टू बी वो आपकी वाइफ है, तो दूसरा जो पार्टनर है उसे किस तरह से अपने पार्टनर को ट्रीट कर सकता है, वो उसकी साइकोलॉजी को कैसे समझ सकता है कि उसको बेटर किया जा सके, या उसकी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर घुसी हुई है, या कई बार ऐसा होता है हम चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी गुजर रहे होते हैं बहुत से लोग, बट बता नहीं पाते हैं और वो परेशानी गुस्सा बन के या एंजाइटी बन के थोड़ा थोड़ा करके निकलती रहती है और रिलेशनशिप को खराब करती है, दीमक की तरह खा रही होती है। तो दूसरा जो पार्टनर है वो कैसे अपने पार्टनर को समझे और एक नया और बेटर रास्ता निकाल सके? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बिकॉज जितना भी हम ये ट्राई करेंगे उतना खुद से नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप कपल थेरेपिस्ट के पास जाओ, थेरेपी लो, बिकॉज आप एक दो पार्टनर जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वो एक दूसरे का बहुत बार बातें नहीं सुनते हैं, दे जस्ट रिएक्ट, दे डोंट रिस्पॉन्ड टू द पार्टनर। वो रिस्पॉन्ड के बजाय रिएक्ट करता है। अगर किसी ने कुछ भी बोला वो एकदम से चिल्ला देगा, ना कि सुनने और समझने का ट्राई करेगा। तो इसलिए क्योंकि उसका साइकोलॉजी वैसा ही है, अगर वो अपने पार्टनर को उस पॉइंट पे कन्विंस कर ले कि लेट्स गो फॉर अ थेरेपी, और मैं सच्ची चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता आगे तक चले और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हें सिर्फ इस वजह से नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इन वजह से हमारे रिश्ते में दीपक नहीं लगनी चाहिए। तो इसका सबसे इजी सोल्यूशन है कि थेरेपिस्ट के पास जाओ, कपल थेरेपी लो,
आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। एंड आप ये मेरी वेबसाइट पे माय माइंड ऑरा पे भी आप आके थेरेपी ले सकते हो। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि एक सबसे बड़ी थेरेपी होती है कि हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने चले जाओ, आप डेट पे ले जाओ, आप उसे थोड़ा सा शॉपिंग कराओ, तो क्या ये भी थेरेपी छोटी-छोटी लोगों की लाइफ में और उनके रिलेशनशिप में काम करती है? ऑफ कोर्स करती है, बिकॉज जब हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा हैप्पीनेस फील होता है। अगर हम लोग एक ही एटमॉस्फेयर में एक ही रूटीन के साथ रह रहे हैं तो थोड़ी पर्सनल इरिटेशन भी क्रिएट हो जाती है कि क्या मैं तो डेली सुबह उठती काम करती हूँ, फिर हस्बैंड भी बोलते हैं मैं डेली सुबह उठती ऑफिस चला जाता हूँ। तो इसे अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना बहुत जरूरी है। ये अगेन एफर्ट्स वाली बात में ही आ गया कि अगर तुम कैसे एफर्ट कर रहे हो, तुम उसे बाहर लेके जा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर लेके जा रहे हैं तभी भी लड़ाई हो रही है। हाँ, अक्सर मुझे लगता है ऐसे होता है जब भी कभी बाहर जाना होता है घूमने के लिए तो निकलने से पहले ही लड़ाई हो जाती है। तो फिर बाकी की शॉपिंग और बाकी का डेट का क्या होगा? पूरा मूड खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये तब बोला जाता है कि या तो हम लोग पहले से प्यार से बातें किए। ये देखो ऐसा नहीं होता ना कि अब मैं 10 दिन आपसे लड़ रही हूँ और एक दिन आके मैं आपको बोल रही हूँ कि चलो आज मैं आपको सब कुछ दिलाऊंगी, वो आपके अंदर की बातें भी नहीं निकल पाएंगी। तो इसलिए कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट, एंड आजकल तो सबसे ज्यादा मस्ट हो गया है कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करो, विश्वास करो, जो कि हमारे ये बम्बल, टिंडर, डेटिंग, ये जितने भी एप्स हैं इनकी वजह से थोड़ा सा कम हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि गायब हो गया दुनिया से, पर अभी भी है। सो यस, तो उसको रखना चाहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ट्रस्ट तो खैर सबसे बड़ी चीज़ है, बट जिस तरह से सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ रहा है। हम देखते हैं ना कि रात को भी सोते वक्त हस्बैंड अपना मोबाइल चला रहा है, वाइफ अपना मोबाइल चला रही है, बच्चा बीच में बैठ के ये देख रहा है कि ये भी मोबाइल, मैं क्या करूँ? वो भी मोबाइल पर आ जाता है धीरे-धीरे, या टीवी देखना शुरू कर देता है। तो हमें अपनी लाइफ को, हमने पेरेंटिंग पर भी एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें भी हमने ये समझा था कि भई आप जितना आप खुद आप जैसे एफर्ट डालोगे बच्चा वही सीख रहा है। जैसे कि आपने कहा ना कि जो बचपन से वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है उसको। राइट। लेकिन ये मुझे लगता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है हम लोगों की लाइफ में। इसको जितना हम कम कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे पार्टनर का सही चुनाव करना। बिल्कुल राइट? सही। तो इसका हम चुनाव कैसे कर सकते हैं कि ही इज़ द बेस्ट वन फॉर मी, और ही कैन बी अ बेस्ट बॉयफ्रेंड और अ बेस्ट गर्लफ्रेंड फॉर मी? ठीक है। सो ये कैसे पता चलेगा कि ही इज द बेस्ट और ही इज द वन? मतलब दिमाग कैसे समझे? दिमाग कैसे समझेगा? हमारा दिमाग इसको सिर्फ 3-4 चीजों से बहुत इजीली समझ सकता है कि अगर वो सुबह उठ के आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपकी चीजों को सुन रहा है, आपको समझ रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, या फिर आप उसकी बातों को समझ रहे हो। अगर आप उसे कुछ बोल रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में, एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू चेंज अकॉर्डिंग टू दैट, या फिर शी इज ऑल्सो रेडी टू चेंज, या फिर आप लोग कोई मिडिल ग्राउंड फाइंड कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट तो एक यही है। बिकॉज यहाँ पे तुम लोग कंपैटिबिलिटी तो तुम्हारा है ही है, साथ में तुम एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और फिर तुम लोग उस पर वर्क करने का ट्राई कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो। एक फर्स्ट तो यही आता है। सेकंड, जो मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में बोला कि हमेशा देखना चाहिए कि हमारा पार्टनर अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट कर रहा है। वो जैसे उनको ट्रीट करेगा वैसे ही हमें करेगा। तीसरा मैं ये बोलूंगी कि जब गुस्सा आता है, जब फाइट होती है, तो उसमें वो क्या क्या बोलता है, आपको इतना ज्यादा हर्टफुल चीजें बोलता है कि आपको बहुत बुरा लगता है, एंड फिर 10 मिनट बाद जब उसका मूड सही होता है तो वो सॉरी बोलता है। ये वाला पैटर्न हमें जरूर नोटिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आता है, मेरे पास क्लाइंट्स लेके आते हैं कि गुस्से में कुछ भी बोल देगा और फिर बाद में सॉरी बोल देगा आके, बाद में मना लेगा, बाद में ये हो जाएगा। बट नहीं, वो एकदम गंदा पैटर्न है। बिकॉज जब ये एक बहुत सिंपल सी चीज है कि हम अपने बॉस को गाली नहीं देते हैं, या फिर हम अपने माँ बाप को कितना भी गुस्सा आ जाएगा हम उन्हें गाली से नहीं बोलेंगे, तो आप अपनी वाइफ को गाली कैसे दे पा रहे हो? आप अपनी वाइफ को गाली इसीलिए दे पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी उसकी उतनी इज्जत या आप उतना प्यार, उतना एफर्ट्स उसके लिए नहीं करते हो। और फिर उस टाइम आप बाद में बोलते हो कि ठीक है, मैंने गुस्से में तो उनको डांट दिया था, गुस्से में ये बोल दिया था, अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ। पर नहीं, वो चीज नहीं एक्सेप्टेबल है। अगर जो इंसान एक बार आपको इमोशनली, इसको हम इमोशनल अब्यूज बोलते हैं, ये साइकोलॉजी में एक टर्म है इमोशनल अब्यूज। ये इमोशनल अब्यूज है क्योंकि मैं आपको एक मोमेंट पे हर्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं आपको आके सॉरी बोल रही हूँ। तो ये एक और चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब किसी से ब्रेकअप होता है, हम बोलते हैं हमारा दिल टूट रहा है, दिल में दर्द हो रहा है। वो एक्चुअल में हमारा ब्रेन वो केमिकल रिलीज करता है कि जब हमें कोई रियलिटी में मारता है तो हमें जो फिजिकल पेन होता है वो सेम केमिकल रिलीज होता है हमारी बॉडी में ब्रेकअप के बाद।
इसलिए बहुत लोगों के दिल में दर्द होता है, एंजाइटी होती है, हाथ पैर कांपते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, क्योंकि वो सेम केमिकल रिलीज होता है। बिल्कुल। तो ये कुछ कुछ चीजें अगर आप अपने पार्टनर में नोटिस करो शादी करने से पहले, तो आपकी लाइफ एक्चुअल में अच्छी हो सकती है और आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अच्छा, चीटिंग की बात है, जैसे कि ऐसा कई बार कहते हैं कि फर्स्ट एंड साइड लव हो गया, कहते हैं फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें लव हो गया, सेकंड टाइम में दिल खो गया। तो ये जो थॉट है, क्या वाकई ऐसा होता है या ये भी सब केमिकल लोचा है? देखो, ये जो फर्स्ट साइट वाला लव है ये केमिकल लोचा 1000% है। उसके बाद वाला चीज एकदम परफेक्ट है, बट जो उसके बाद इमोशनल चीटिंग आता है बहुत बार, जो आपने बोला कि ये जो चीटिंग हो रहा है आजकल, माइक्रो चीटिंग होने लगी है। माइक्रो चीटिंग में कि मैं किसी, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है, वो अपने पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी है, बट अभी भी वो अपने एक्स को स्टॉक करती है, या फिर अपने एक्स की फोटो जाके देखना, ये भी एक माइक्रो चीटिंग होती है। क्योंकि अभी आप जिस इंसान के साथ हो, आप उसके साथ कंप्लीटली नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो गया है। तो ये भी एक चीटिंग का एक नया ट्रेंड आया है, पैटर्न बना है कि माइक्रो चीटिंग करना, उसे फॉलो करना, अनफॉलो करना। एंड दूसरा जो चीटिंग होता है वो ओवरनाइट नहीं होता है। किसी से पहली बार देख के प्यार नहीं, चीट करने का कोई आज ये नहीं सोचता कि आज मैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को चीट करने जा रहा हूँ। चीटिंग नॉर्मल, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जब अपने पार्टनर से जो हम बातें करते हैं वो हम किसी और से करने लगते हैं, हम विलिंगफुली शेयर करते हैं अपना दिन का पूरा रूटीन किसी और के साथ, जो हम अपने पार्टनर के साथ किया करते थे। जो स्पेस हम अपने पार्टनर को देते हैं वो हम शेयर करते हैं किसी और के साथ। तो आजकल रिलेशनशिप फिजिकल चीटिंग से ज्यादा इमोशनल चीटिंग पे ज्यादा टूट रहे हैं। बिकॉज जितने भी कॉर्पोरेट वाले, ऑफिस वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं, बिकॉज वो आधे से ज्यादा दिन अपने ऑफिस में, फिर उनकी जो कलीग हो गई वो उनके साथ लंच शेयर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने घर की बातें शेयर कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपने पार्टनर से के पास तो उनकी बातें बची ही नहीं ना, क्योंकि जो उनके दिमाग में चीजें थी वो ऑलरेडी शेयर हो चुकी है अपने पार्टनर की। अब उन्हें जब पार्टनर कंप्लेन करता है कि अब तो मुझसे बात नहीं करते हो, तो इसलिए क्या बात करूं, मेरे पास कोई बात नहीं है, मेरे पास काम इतना है। नहीं, काम नहीं है, वो आपने ऑलरेडी अपना वो पैकेज खाली कर दिया है। ओके। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि वो पैकेज खाली क्यों होता है? क्योंकि लोगों को या पार्टनर को ये लगता है कि उसके पास समय ही नहीं है मेरी बात सुनने का। बिल्कुल सही। या ऐसा भी होता है कि मैं, मतलब खुद से भी मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, तो जैसे कि हम कहते हैं ना, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो लोग या वाइफ है कुछ कहना चाहती है, तो हस्बैंड मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मैं, या ये बातें तुम पहले भी कर चुकी हो। हाँ। कितनी बार तुम यही बात डिस्कस करोगी, क्या मैं इस बात पे बात करूं? तो डिस्कशन करना कितना जरूरी है, तो आपस में, मतलब बेसिकली कहना चाहिए टाइम देना बहुत जरूरी है अपने रिलेशनशिप को। टाइम, देखो, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। जैसे बोलते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो ऐसे ही हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग। ठीक है, आप बात करने का भी तरीका होना चाहिए। अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ पहले कंप्लेन करने से कि यार तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते हो, तुमने तभी भी ऐसे बोला था, अभी भी ऐसे कर दिया, देखा तुम ऐसी हो, तो कोई इंसान आगे बात नहीं सुनने वाला है। बात करने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जो एज अ थेरेपिस्ट हम लोग अपने क्लाइंट को सिखाते हैं कि आपको अगर कुछ अपने पार्टनर से प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैसे उस बात को रखो, कैसे वो बात आपका पार्टनर समझ पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे उस बात को रख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, प्यार में बोल रहे हैं, टॉन्ट में बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है टॉन्ट में हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर देते हैं, तो इंसान इरिटेट हो जाता है, उसे लगता है क्या ऑल द टाइम टॉन्ट टॉन्ट टॉन्ट। तो इसलिए बातों को रखना, बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। आना चाहिए कि कब, कैसे, कितना और कहाँ बोलना है। अच्छा, अगर हम मानसिक तौर से बात करें, साइकोलॉजी की बात करें किसी व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति के स्वभाव को समझने और जानने के लिए कितना समय लगता है? क्योंकि एक बार में कोई व्यक्ति किसी के बारे में, मान लीजिए फर्स्ट टाइम मैं किसी से मिलती हूँ और उसका जो पैटर्न सामने आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान वैसा ही हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पहली मीटिंग में तो हर इंसान अच्छा बनने की कोशिश करता है ना। धीरे-धीरे जब हम अपने साथ रहते हैं, और कहते हैं ना कि शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम कभी-कभी मिलते हैं, एंड आफ्टर मैरिज हम 24 घंटे में से मुझे लगता है 48 घंटे एक-दूसरे के साथ होते हैं। राइट। आप समझ रहे हो? वो 24 घंटे भी 48 घंटे के समान होते हैं। उस वक़्त में आप एक-दूसरे को समझ रहे हो, तब जाकर ये लगता है कि यार इसकी तो ये भी प्रॉब्लम है, ये पहले तो मुझे पता ही नहीं था, अरे यार ये तो ऐसा है। फिर वो प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। तो पहली मुलाकात में कितना हम और कैसे समझ सकते हैं अपने पार्टनर को?
पहली मुलाकात में अगर हम लोग रियल क्वेश्चन करें, ना कि ये पूछ के कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर तुम्हें क्या खाना पसंद है, कौन सा गाना पसंद है, ये कहाँ घूमना पसंद है, ये ना पूछ के अगर हम ये पूछे कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो, अच्छा। जब तुम क्या करते हो अगर तुम्हें गुस्सा आता है, कौन सी एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर सकती है अपनी लाइफ में, कौन सी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए एकदम नो होता है रिलेशनशिप में, क्योंकि उसमें ना वो इंसान अगर झूठ बोलने का ट्राई भी करेगा ना, वो कहीं ना कुछ सच बताएगा। वो एंड जो आपने दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि कितने टाइम में हमें पता चल जाएगा कि हम ये इंसान को हम जान पाएंगे, तो कोई भी इंसान को आप कभी भी नहीं जान सकते हो 100%, क्योंकि साइकोलॉजी में ये बोलते हैं कि चेंज इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हर दिन इंसान बदलता है, हर दिन इंसान सीखता है, लर्न करता है, नया हो रहा है उसके लिए, अनलर्न करता है कुछ ना कुछ पुराने पैटर्न्स, कुछ ना कुछ करता है। तो इसलिए आप बट बेसिक बिहेवियर जान पाओगे अगर आप रियल कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, rather than having just a fake और फन कॉन्वर्जेशन जस्ट टू लाफ। वो फिर हंसने वाली बात वाला कॉन्वर्जेशन कभी रियल नहीं होगा। अच्छा, ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आप, या ऐसी 2 या 3 या 1 बात है जिसके बारे में आप ये कहोगे कि ये नॉर्मल है लाइफ में, और अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है तो ये अब नॉर्मल है रिलेशनशिप के लिए, मतलब ये बातें आपके रिलेशनशिप को नुकसान दे सकती हैं और ये नॉर्मल है, चलने दो, कोई नहीं होता है। सो अगर आपके रिलेशनशिप में आपको लगता है कि सिर्फ आप ही समझ रहे हो, आपको ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, आपका पार्टनर नहीं समझ रहा है, आप ही ज्यादा, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप 80 और 20 पे चल रहा है, तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि वो 80-20 पे बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, वो 100-0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही है बट पार्टनर समझने का ट्राई कर रहा है, इम्प्रूवमेंट दिखता है, चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में, पहले जैसे पैटर्न रिपीट नहीं हो रहे हैं, पर अभी भी कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, तो इंसान है वो भी, उसका भी पहली बार है जिंदगी में और आप लोगों का भी पहली बार है, तो इसलिए वो चलते रहने देना चाहिए रिलेशनशिप में। बट जब एक इंसान को कंप्लीटली यही लगने लगे कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे करने से ही हो रहा है, मैं ही प्लान बना रहा हूँ, मैं ही एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप। ओके, अभी जैसे आपके साथ में क्लाइंट्स आते होंगे तो वो अपनी पर्सनल लाइफ का सारा कुछ जैसे शेयर करते हैं, तो व्हाट यू से कि एक रिलेशनशिप में सेक्सुअल जिसे सेटिस्फेक्शन कहते हैं वो कितना ज़रूरी होता है? वो सबसे पहली ज़रूरत है, या मतलब प्रायोरिटी पर होता है, या फिर वो भी साइड बाय साइड ठीक है अगर ठीक है? तो जैसे ये सेक्सुअल नीड्स की हमने बात किया है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। कुछ लोगों बहुत ज्यादा, कुछ लोग एसेक्सुअल होते हैं, कुछ लोग उन लोगों को ज्यादा फिजिकल टच नहीं पसंद होता है, उन्हें छोटी छोटी बातें पसंद होती हैं कि प्यार से साइड हक कर लिया तो उनके लिए वो सेक्स के जैसे बराबर हो जाएगा। और कुछ, जितना अगर हम लोग बात करें कि सेक्सुअल रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप के लिए, तो वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कोई परसेंटेज नहीं होती है क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग होता है रिश्ते में, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो भी एक हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करता है जिससे कि हमें दूसरे इंसान के लिए फीलिंग्स आती है, प्यार करने का मन करता है, अटैचमेंट स्टाइल हमारा चेंज होता है, हमारी बॉडी को फील होता है कि कुछ न्यू हो रहा है। तो इसलिए सेक्सुअल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक कि हम इमोशनली अपने पार्टनर को कितना खुश रख रहे हैं। अगर हम अपने पार्टनर को फिजिकली भी नहीं खुश रख पा रहे हैं तो बहुत चीटिंग्स इस केसेस में हो जाती हैं कि इमोशनली सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा था, बट फिजिकली उतना स्पार्क नहीं था। तो इसलिए हर एक चीज को अगर हम लोग मेंटेन करें और बैलेंस करना सीखें, और कोई इंसान अकेले बैलेंस नहीं कर सकता है, हर इंसान को एक गाइडेंस की, एक थेरेपी की नीड पड़ती है। तो अगर हम उसकी हेल्प लेके फिर हम लोग रिलेशनशिप में जाएं या रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, तो ऑटोमेटिकली मतलब बहुत चेंजेस दिखते हैं। मतलब जो मेरे पास रिलेशनशिप के जो क्लाइंट्स पहले आते थे एंड जो अब वो मुझे बोलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप मच मच बेटर हो गया है, अब हम आपस में बात कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, हंस सकते हैं, जिनको ये लगता था कि हम एक साथ एक कार में भी नहीं बैठ सकते हैं, अब वो साथ में ट्रिप्स लेते हैं। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं आजकल, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं और दोनों के पास ही टाइम की बहुत कमी है, और ऑप्शन जैसे कि आपने कहा कि अब ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे हम डिस्कस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं अपना पार्टनर थोड़ा कम लगने लगता है कि भाई उसके पास तो समय ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसे में अपनी साइकोलॉजी को या अपने आप को कैसे हमें मेंटेन रखना चाहिए कि हम घर आके अपने ही पार्टनर के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें?
क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। मोटिव हमारा ठीक है, हम रिलेशनशिप को समझ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा, लेकिन मोटिव ये है कि क्योंकि ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे में उनकी संख्या कम हो, रिलेशनशिप का बॉन्ड बेहतर हो और हम अच्छे करने के लिए अपने रिलेशनशिप को क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं? क्योंकि अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वाइफ भी काम ना करे, आप घर पे ही रहो, तब आप ज़्यादा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि भाई यार तुम भी वर्किंग हो, इसीलिए समय नहीं है, इसीलिए तुम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो दारोमदार ज़्यादा औरत के ऊपर ही आता है, क्योंकि आदमी को तो काम करना ही करना है। ऐसे में दोनों वर्किंग रहें और फिर भी रिलेशनशिप को बेटर कर सके, तो क्या उन्हें एफर्ट्स लगाने चाहिए, या ऐसे क्या ऐसा की पॉइंट है जो उनको अच्छा रख सकता है आज के टाइम में? की पॉइंट यही है कि जब हम लोग बाहर, एक बहुत इजी एग्जांपल दूंगी, हम अपने दोस्तों के मम्मी पापा से मिलते हैं, पर क्या हम अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं? हम ये बोलते हैं कि आज से आप हमारे मम्मी पापा नहीं हो, आज से उसके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं। नहीं बोलते हैं नो मैटर व्हाट कि हमारे मम्मी पापा हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं, राइट? अगर हमें अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, हमें पता है कि ही इज द वन, आज भले ही टाइम बुरा चल रहा है, आज भले ही हमारी लड़ाई हुई है, बट आई नो कि वो इंसान अंदर से कैसा है, वो मुझे चीट नहीं कर रहा है, वो लॉयल है, वो मेरे लिए हर एक एफर्ट्स पुट कर रहा है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। तो इन केसेस में चीटिंग होना बहुत रेयर है। चीटिंग वहीं पे ही होती है जहाँ पे हमें दिखता है कि हमारा पार्टनर हमें कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा है, हमारी नीड्स को, हमारी बिलोंगिंगनेस को। जब हमारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती है तो इंसान दूसरी जगह उन चीज़ों को जाके देखता है, और जहाँ वहाँ से अगर उसे थोड़ा सा भी कुछ भी मिलता है तो उसे लगता है यही सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जो आपने बोला कि पार्टनर से वापस पार्टनर के पास ही जाओ, तो वो ये तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे को वो कांस्टेंट सपोर्ट, कांस्टेंट वो सेफ जोन दे पाएंगे कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग सकता है, अच्छा हर किसी को लग सकता है, पर वो अच्छा लगने की अभी एक ये होना चाहिए कि तुम्हें डीप डाउन पता है कि तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हें कौन प्यार करता है। जब हमें ये चीज पता होती है तो बहुत ईजी हो जाता है डिफरेंशिएट करना। ये बहुत थिन लाइन है कि पसंद करना और प्यार करना। आजकल लोग जिसे पसंद करते हैं समझते हैं यही प्यार है, वो प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ केमिकल का हाई और लो है। प्यार वही है कि जिसमें आप साथ में बैठ के रो रहे हो, जिसने आपके बैड फेस देखा, गुड फेस देखा, जो आपके हर एक साथ में था। दैट इज द रिलेशनशिप का मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, जो अपने पार्टनर्स को अपने बीच में अप्रिशिएट करना चाहिए, आई फील। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड में रिलेशनशिप बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं। हाँ, शायद इसका भी इफेक्ट है, या जो हम मूवीज आ रही हैं उसमें रिलेशनशिप को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, क्या ये कहीं ना कहीं समाज के साइकोलॉजी को क्रिएट कर रहा है कि ये बहुत ही इजी है, ब्रेकअप बहुत इजी है, प्यार करना। या हम बॉलीवुड में देखते हैं जैसे कि ऋतिक रोशन और सुजैन का रिलेशनशिप था, इतना लंबा रिलेशनशिप, 17 साल आई थिंक, उसके बाद फिर दोनों अलग हो गए। तो मतलब उम्र का कोई भी पड़ाव हो सकता है जो आपको टूटने पर मजबूर कर दे। एग्जैक्टली, कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था पॉडकास्ट के कि देयर इज द पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। जितने ऑप्शंस हो जाते हैं, जितना हमें लगता है कि इससे बेटर हमारे पास कोई है, इससे बेटर भी हमें कोई समझ सकता है, नहीं अभी मैं जिसमें हूँ इससे बेटर मैं डिजर्व करती हूँ, ये उतना नहीं करता है, तो हमारा दिमाग कहीं सेटल अप नहीं हो पाएगा। जैसे कि कसिनो में हमें लगता है हमेशा कि जब हम लोग कसिनो में जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक इफेक्ट रिलीज होता है जो कि हमें बार बार मजबूर करता है कि शायद अगली बार हम जीतेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरमिनेंट रेनफोर्समेंट। इसमें बार बार हमारा दिमाग ये फील करवाता है कि इसके बाद होगा शायद से, इसके बाद होगा शायद से। तो सेम चीज जब हम रिलेशनशिप में, आजकल जो पैटर्न चल रहा है किसी भी कपल का, अगर उनका छोटी लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद वो सोचते हैं कि ठीक है, अब जो इसके बाद रिश्ता आएगा मुझे पता है कि अब कैसे डील करना है, अब मैं एक नए इंसान के साथ नए तरीके से शुरू करूंगा, क्योंकि उन्हें लगता है शायद अगर वो ये चीजें करेगा तो मुझे पता है कैसे डील करना है। बट इन रियलिटी नहीं पता है आपको, क्योंकि आप वो इंसान बिल्कुल अलग है। तो इसलिए रिश्ते नहीं टिक पाते हैं, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, 17 साल 18 साल, जब तक आप चॉइसेस ढूंढ रहे हो तब तक आप सेटल ही नहीं हो। आपका ब्रेन आपको बोल ही नहीं रहा है कि आपको मिल गया जो आपको चाहिए था। अच्छा, इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी कितना रोल प्ले करती है? व्हाट यू से कि अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो उसका रिलेशनशिप क्या बहुत लंबा चल सकता है? देखो, पर्सनली मैं बोलूंगी, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो जो इंसान स्पिरिचुअल होता है, अगर हम लोग स्पिरिचुअली बात करें और साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करें, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने बोला कि स्पिरिचुअली और साइकोलॉजी को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारे जितने भी गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, दे टेल अस कि प्यार के लिए तुम कोई भी लिमिट तक चले जाओ,
राइट। जैसे कि अगर हम शिव और पार्वती का ही देखते हैं तो शिव जी वो थे कि जिन्होंने पार्वती जी की जब पार्वती जी का वो हुआ था तो उन्होंने पर्ले ला दी थी, पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग स्पिरिचुअल हैं, कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सेट होता है चीजों को लेके, हम खुद भी रिलेट करते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ हमारे गॉड ने ऐसे किया था, या फिर जिसको हम आइडल मानते हैं, बिकॉज हर एक इंसान का कोई ना कोई आइडल होता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में अपना आइडल मान लें कि हनुमान जी या फिर राम जी या फिर सीता जी हमारी आइडल है, तो ऑटोमेटिकली हम वैसे बिहेव करते हैं, हमारा पैटर्न वैसा हो जाता है। तो साइकोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इन सब के ऊपर रिसर्च भी किया हुआ है, जिन्होंने बताया है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अगर जो इंसान स्पिरिचुअल है उसके बिलीव्स, उसके कोड ऑफ कंडक्ट वैसे सेट हो जाते हैं कि मैं वैसा ही हूँ, मैं वैसा करूंगा, है ना। तो फिर वो किसी के साथ रिश्ता भी करता है, कुछ भी करता है, वो वैसे ही करेगा क्योंकि उसने वो अंदर से सेट कर लिया है। हाँ, मतलब उसका बिलीविंग सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है और वो हर तरह से तैयार रहता है अपने रिलेशन को, अपने रिश्तों को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि वो ये देखता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं इंसान को हम्बल बनाती है। जैसे कि आपने कहा था कि सेटलमेंट, थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, और हमारे चैनल पर भी हम अक्सर जब पॉडकास्ट करते हैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवोशनल कंडीशंस में रह रहे हो, तो आपका माइंडसेट एकदम चेंज होना शुरू हो जाता है। आपको आपके आसपास कुछ खराब हो रहा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढने की शक्ति आ जाती है, और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए इससे अच्छा रीज़न तो और कोई हो नहीं सकता है। और क्या कोई टिप्स या ट्रिक आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा यही सजेस्ट करती हूँ अपने हर एक क्लाइंट को कि कम्युनिकेट। जितना अपनी चीज़ों को तुम बताओगे, जितना अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, जिस टोन में एक्सप्रेस करोगे, टोन बहुत मैटर करती है। जिस टोन में आप बोलोगे, जिस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे, आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि यार अगर आप चीट भी कर रहे हो, मैं आप क्लाइंट को भी यही बोलती हूँ, अगर आप चीट भी कर रहे हो, आप दूसरा भी ढूंढोगे तो भी तो आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। वो भी कोई परफेक्ट नहीं आएगा, शायद वो कम चिल्लाए पर वो शायद दूसरी चीज कुछ ज्यादा करता हो, है ना। तो इसलिए आपको एफर्ट तो उसके साथ भी डालना है, इसके साथ भी डालना है। तो इसलिए आप अगर कम्युनिकेट करके देख सकते हो अच्छे से, बहुत, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, चीट मत करो, वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक जो आपके हाथ में हमेशा चीजें होती हैं वो होता है कम्युनिकेशन, कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर से। ये एक सबसे बेस्ट ट्रिक है जो मतलब मैं बताऊंगी अपने सारे ऑडियंस को और अपने क्लाइंट्स को भी, कि कम्युनिकेट अगर हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं वो मैटर करता है। ओके, तो हार्ट ब्रेक ना हो लोगों का और सब कुछ अच्छा चलता रहे, उनकी रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो उसके लिए उन्हें ये रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। और खुद को और बेहतर करने के लिए अगर और अच्छे से समझना हो तो आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो और अपनी साइकोलॉजी को समझ सकते हो, राइट। तो आप तो सबको, इनफैक्ट आप संडे को फ्री सेशन भी देते हो। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर रिमझिम, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। आज सच में बहुत एंजॉय किया है मैंने इस पॉडकास्ट में और क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, बट कई बार होता है हम बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए आई थिंक सो कि हमें एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन होना बहुत अच्छी बात है, और आप जितना कम्युनिकेट करते हो उतना बेटर होता है, अंदर की प्रॉब्लम्स बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, निकल जाती हैं, सेटल होने लगती हैं, रास्ते मिलने लगते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रिमझिम। थैंक यू श्रेया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो जैसा कि आज रिमझिम ने बताया कि अगर आपको अपने पार्टनर की साइकोलॉजी को समझना है तो देखिए, एक बार में अगर आप किसी से मिल रहे हो तो उसे नहीं समझ सकते हो, ये तो हर कोई समझता भी है कि आप पहली मुलाकात में अगर आपको प्यार हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि शायद वाकई क्या वो प्यार है या नहीं, क्योंकि रिश्तों को बांध कर रखने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे एफर्ट्स लगाना, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आगे बढ़िए और तभी रिलेशनशिप में आने की कोशिश कीजिए, वरना मजाक मत बनाइए रिश्तों का और थोड़े से स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए। हमारे पॉडकास्ट देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा और आपकी लाइफ को एक बेटर मार्गदर्शन मिलेगा। फिलहाल अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप नए आए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि
आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आने बाकी हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर टैप करना ताकि आपको नए पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सके। फिलहाल वक्त जाने का हो गया है, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल्स भी यहाँ पर दिए हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स से जाकर वहां भी अपना प्यार लुटाइए थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला सके और आप तक पहुंच सके। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, आपका ढेर सारा प्यार जिसको पाने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप कमेंट कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करेंगे। और अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल्स दी गई हैं। फिलहाल वक्त जाने का, फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए, अपनों से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।